नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में। और आज हम एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज़ हैं उनके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको भी उन पर भी चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। मुद्रास्फीति नियंत्रण में कौन सा जो उपाय है वो सहायक होता है? Which measures is helpful in controlling inflation? दरअसल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जनरल प्राइस लेवल में जो लगातार वृद्धि देखने को मिलती है उसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। और बैंक दर में जब भी कमी अगर होगी तो बैंक दर में कमी होने से ऋण सस्ते होंगे, ऋण सस्ते होंगे तो अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा उधार लेंगे, उससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। जबकि CRR दूसरी तरफ अगर हम CRR कैश रिजर्व रेशो में अगर कमी करते हैं तो भी जो ऋण हैं बैंकों से वो सस्ते मिलेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उससे भी मुद्रास्फीति बढ़ने के चांसेस होंगे। खुले बाजार में जो ओपन मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ का परचेज है वो भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाएगा, लोगों के हाथ में मुद्रा देगा और अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करेगा, मुद्रा की पूर्ति को इंक्रीज करेगा। जबकि इंक्रीज इन बैंक रेट, यदि बैंक दर में वृद्धि होती है तो बैंक दर में वृद्धि होने से लोन महंगे होंगे, ऋण महंगे होंगे, ऋण महंगे होंगे तो ऋण लेने वाले डिस्करेज होंगे, मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी, मुद्रा की पूर्ति में कमी होने से मांग कम होगी, मांग कम होने से कीमतें कम होंगी। तो अल्टीमेटली बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा की पूर्ति को कम किया जा सकता है और उससे इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो मेजर है मुद्रा पूर्ति का उसे विस्तृत माप कहा जाता है, ब्रॉडर मनी कहा जाता है? वो है M3। दरअसल 1977 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी सप्लाई के 4 मेजर दिए, उसमें से M1, M2, M3 से लेकर के M4 तक। M1 में जनता के पास जो करेंसी है C और बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमा है वो, और RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं OD, उनको लेकर के, जिसे संकुचित मुद्रा या नैरो मनी कहा गया है। जबकि M2 में M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस जो डिपॉजिट्स हैं उनको लिया जाता है, और M3 में M1 के अलावा जो बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, सावधि जमा है, वो लिया जाता है। और M4 में M3 के साथ साथ जो कुल जमा है, टोटल डिपॉजिट्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के वो, जिसमें से नेशनल सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी को शामिल किया जाता है। तो M1 को नैरो मनी कहा जाता है, जबकि M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है या ब्रॉड मनी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक है, राजकीय व्यय, करारोपण और जनता से ऋण लेना, ये तमाम जो फिजिकल पॉलिसी के राजकोषीय नीति के उपाय हैं। जबकि बैंक दर जो है वो मौद्रिक नीति का उपाय है। मौद्रिक नीति एक इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति को और ब्याज की दरों को नियंत्रित और प्रभावित करने वाली जो रणनीति है सेंट्रल बैंक की, केंद्रीय बैंक की, उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। और मौद्रिक नीति के उपकरणों में कैश रिजर्व रेशो, अपना रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, SLR है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और इस तरह से जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तमाम तरह के जो उपकरण हैं, तमाम तरह के जो टूल्स हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, मौद्रिक नीति के हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में कैसा संबंध पाया जाता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल? दोनों में नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। दरअसल जब भी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं,
तो वो मुद्रा के मूल्य में कमी देखने को मिलती है। और जब भी प्राइस लेवल डिक्रीज होगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। मतलब दोनों में उल्टा विपरीत इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है जहां तक मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर की बात है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तरलता अधिमान सिद्धांत जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, हु डेवलप्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये इसे विकसित किया है जेएम केन्ज ने। जेएम केन्ज ने ब्याज की दर के को निर्धारित करने के लिए तरलता अधिमान सिद्धांत को विकसित किया है। और उनका ये सिद्धांत जो है ये क्या करता है, मुद्रा बाजार संतुलन को, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दो जो वेरिएबल हैं, इनकी सहायता से ब्याज की दर का निर्धारण की बात करता है। दरअसल अल्पकाल में ऐसा केन्ज का मानना है कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है और मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज की दर के निर्धारण में की रोल प्ले करती है। उन्होंने बताया कि मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य होते हैं। एक हमारा लेन देन उद्देश्य है, ट्रांजैक्टिव मोटिव है। दूसरा सावधानी उद्देश्य है, प्रिकॉशनरी मोटिव है। और तीसरा जो सट्टा उद्देश्य है, स्पेकुलेटिव मोटिव है। तो 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। और जब जो लेन देन उद्देश्य है, सावधानी उद्देश्य है, इनकी जो मांग है वो आय पर निर्भर करती है, जबकि जो सट्टा उद्देश्य है, स्पेकुलेटिव मोटिव है, उसकी मांग जो है वो किस पर निर्भर करेगी? ब्याज की दर पर निर्भर करेगी। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये बताती है कि बड़ी कम ब्याज दर पर लोग लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं, तरलता को प्रेफर करते हैं, अपने पैसे को अपने ही पास रखना चाहेंगे, दूसरों को नहीं देना चाहेंगे। जबकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो उसे उसमें फायदेमंद इसमें बॉन्ड्स में इसमें लगा सकते हैं। जबकि लोअर जो बहुत ही कम जो ब्याज की दर होगी, तब वो सारे का सारा पैसा अपने पास रखना चाहेंगे। वहां पर जो मुद्रा की मांग का जो वक्र है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसे तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप भी केन्ज ने कहा है। तो इस तरह से केन्ज ने लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस थ्योरी है उसकी व्याख्या की है। आई होप कि आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।